नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार और मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज हम एक बड़ी और ट्रेंडिंग खबर को डिकोड करेंगे। ये वैक्सीन से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद है जिसके केंद्र में अरबी भाषा का एक शब्द है हलाल, जिसका अर्थ होता है जायज। अब तक कोरोना वैक्सीन को अथॉरिटीज से सर्टिफिकेट लेना होता था, लेकिन दुनिया के तमाम इस्लामिक देशों में वैक्सीन का हलाल सर्टिफिकेट मांगने पर बहस हो रही है। पहले इंडोनेशिया और मलेशिया में कुछ संगठनों ने पोर्क का अंश होने पर कोरोना वैक्सीन को मुसलमानों के लिए हराम बताया और वैक्सीन के लिए हलाल सर्टिफिकेट मांगा, और इसके बाद यह बहस फैलती चली गई। अब ये प्रश्न तमाम इस्लामिक देशों और भारत में भी ट्रेंड कर रहा है कि भारत में मुस्लिम समुदाय के कई प्रतिनिधि ये कह रहे हैं कि अगर कोरोना की वैक्सीन में पोर्क यानी सुअर के मांस का जरा सा भी अंश इस्तेमाल हुआ है तो ये मुसलमानों के लिए हराम है। बड़ा सवाल यह है कि वायरस के कहर से तड़प रहे लोगों को वैक्सीन चाहिए या वैक्सीन का हलाल सर्टिफिकेट? क्या वैक्सीन का भी धर्म होता है? क्या वहम को मिटाने वाली कोई वैक्सीन है? चिंताजनक खबर यह है कि जैसे जैसे वैक्सीन हमारे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कोरोना भी अपने नए रूप रंग दिखा रहा है। ब्रिटेन में ही कोरोना वायरस का एक और नया स्ट्रेन यानी स्वरूप मिला है। वैज्ञानिक इसे लेकर चिंतित हैं। वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में हड़कंप है। आपके मन में भी तमाम आशंकाएं उठ रही होंगी। हम इन आशंकाओं पर बात करेंगे। ये देखेंगे कि कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से निपटने के लिए भारत क्या कर रहा है। इसके साथ ही आपको कोरोना वैक्सीन अपडेट भी देंगे। कई कंपनियां वायरस का नया स्ट्रेन आने के बाद अपनी वैक्सीन के प्रति विश्वास की मार्केटिंग करने में लगी हैं। जर्मनी की फार्मा कंपनी बायोएनटेक ने भरोसा जताया है कि उसकी और फाइजर की जॉइंट वैक्सीन ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन पर भी असरदार रहेगी। आगे वायरस के स्ट्रेन पर अधिक जानकारी मिल जाएगी तो वैक्सीन को एडजस्ट करने में 6 हफ्ते लगेंगे। दूसरी कंपनियां भी इसी लाइन पर बात कर रही हैं। इस बीच दिल्ली में 51 लाख लोगों की लिस्ट तैयार कर ली गई है जिन्हें पहले फेज में कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। दुनिया को चिंता है कि कोरोना वैक्सीन कैसे जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचे, लेकिन कुछ लोगों को चिंता है कि कोरोना वैक्सीन हलाल है या हराम। इनके अनुसार वैक्सीन लोगों तक पहुंचे न पहुंचे, वैक्सीन का हलाल सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि इनके अनुसार धर्म इसकी इजाजत नहीं देता कि वैक्सीन में कुछ ऐसा इस्तेमाल किया जाए जो धार्मिक नियमों के विरुद्ध है। भले ही दुनिया पर कितना भी बड़ा संकट हो, कितनी भी बड़ी महामारी हो और कितने ही लोग मारे जा चुके हों। इंडोनेशिया में वहां के उलेमाओं ने वैक्सीन का हलाल सर्टिफिकेट मांग लिया, तो भारत में भी कुछ मुस्लिम संगठनों और उलेमाओं को यह लगा कि कहीं वो पीछे न छूट जाएं, इसीलिए वैक्सीन का विरोध शुरू हो गया। सुअर जो जिसको हम खिंजीर कहते हैं, उसका जिस्म का कोई जुज़ भी, चाहे उसका खून हो, उसकी चर्बी हो, उसकी हड्डी हो या उसका गोश्त हो, अगर उसमें शामिल है तो सुअर मुसलमानों के नजदीक हराम है, हराम है, हराम है। खंजीर का बाल भी अगर कुएं में पड़ जाए तो पूरा कुआं नापाक हो जाएगा। लिहाजा किसी भी दवा या वैक्सीन या किसी भी चीज़ में खंजीर का कोई भी जुज़ इस्तेमाल किया जाए वो बिल्कुल नापाक और हराम है। दुनिया कोरोना से तड़प रही है, लेकिन कई लोग दीन धर्म में फंसे हैं। वैक्सीन में हलाल और हराम देख रहे हैं। दुनिया को कोरोना वैक्सीन चाहिए, लेकिन देश में कुछ लोगों को वैक्सीन नहीं, पहले उसका हलाल सर्टिफिकेट चाहिए। मुंबई में तो सुन्नी मुस्लिम उलेमाओं ने बाकायदा मीटिंग की और वैक्सीन के खिलाफ कई सुनी बातों पर ही फरमान दे दिया। ये मालूम हुआ है कि चाइना ने एक वैक्सीन बनाया है जिसमें सूअर की चर्बी या और किसी चीज़ का इस्तेमाल किया है। इस सिलसिले में मौलाना मोइनिया साहब ने एक मीटिंग उलमाए कराम की तलब की और जिसमें ये बात तय हुई, जिसको शहर काजी बम्बई मुफ्ती महमूद अख्तर साहब क़िबला ने फरमाया कि खंजीर यानी सूअर हराम और नजसुल ऐन है। कुरान मजीद में इसे नजिस फरमाया गया है। इसका हर जुज़, ख्वा गोश्त हो या चर्बी या हड्डी हो या खाल, बल्कि इसका बाल बाल नजिस और नापाक है। ऐसे संगठन वैक्सीन के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। ये बता रहे हैं कि वैक्सीन में सूअर के अंशों का इस्तेमाल हुआ है, जो इनके हिसाब से इस्लाम के खिलाफ है। इसलिए ऐसी वैक्सीन
मुसलमानों को नहीं लगाई जा सकती। इनकी बातें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। हिंदुस्तान में कोई ज्यादा मौत नहीं हुई है, तो ये कहना कि इंतजार कर रहे थे और ये कर रहे थे, ये तो बहानेबाजी है। इस्लाम का हुक्म जो है वो एकदम साफ और खुला खुला हुक्म है। वो जिस चीज को हराम कहता है वो हमेशा हराम रहेगी। देखिए, आज तक हिंदुस्तान में हमने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, हाथ मिलाना कम कर दिया, मास्क लगाना शुरू किया, जिससे बहुत फायदा हुआ है। तो उसी को बरकरार रखना चाहिए, कोई ऐसी जरूरत नहीं है। क्या ये भारत की मुस्लिम आबादी में भ्रम फैलाने की कोशिश है, वो भी उस वक्त जब वैक्सीन लगने का सब इंतजार कर रहे हैं। वैक्सीनेशन का प्लान रेडी है, लेकिन जान बचाने वाली वैक्सीन को धर्म की कसौटी पर आंका जा रहा है। वैक्सीन लगने से पहले ही ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं जिनमें वैक्सीन को कई उलेमाओं और मुस्लिम संगठनों के सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। हुकूमत हिंद से भी हमारी गुजारिश है कि चाइना ने जो वैक्सीन बनाया है, जिसके ताल्लुक से ये है कि उसमें सूअर के अज्जा इस्तेमाल किए गए हैं, उसको हरगिज़ ना मंगाए। और किसी भी मुल्क की या ख़ुद हमारे मुल्क में अगर कोई वैक्सीन बनती है तो हमारे उलमाए कराम को उसके जो कंटेंट्स है उसको दिखा दे, ताकि हम भी अपने तौर पर ये ऐलान कर सकें कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये लोग चीन की वैक्सीन का उदाहरण दे रहे हैं। वैक्सीन पर उस बहस को आधार बनाया जो बहस कुछ दिन पहले इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे इस्लामिक देशों में उठी थी, और जिन बातों को अब भारत के भी कुछ मुस्लिम संगठनों ने पकड़ लिया, जबकि अब खुद यूएई जैसे इस्लामिक देश की सर्वोच्च धार्मिक संस्था ने कोरोना वैक्सीन को सही बताया है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। जो लोग वैक्सीन को लेकर दीन धर्म के नाम पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें यह पता होना चाहिए कि यूएई जैसे इस्लामिक देश की सर्वोच्च इस्लामिक संस्था ने भी कोविड वैक्सीन को हरी झंडी दे दी। वैक्सीन पर हलाल और हराम की बहस के बीच यूएई की फतवा काउंसिल ने कहा है कि अगर वैक्सीन में पोर्क जेलेटिन का इस्तेमाल भी हो रहा है तो ये इस्तेमाल भोजन के तौर पर नहीं है, बल्कि दवा के तौर पर किया जा रहा है। अगर कोई और विकल्प नहीं है तो कोरोना वैक्सीन को इस्लामिक नियमों की पाबंदियों से अलग रखा जा सकता है, क्योंकि हम सबकी पहली प्राथमिकता इंसानों की जान बचाना है। अब मुस्लिम चाहे इंडोनेशिया के हों, मलेशिया के हों या भारत के हों, सब अरब देशों की तरफ देखते हैं। ऐसे में अगर उनके इस्लामिक विद्वानों के अनुसार कोरोना वैक्सीन से कोई धार्मिक संकट नहीं है और सबसे पहले इंसानियत पर आए संकट से लड़ना है, तो भारत में भी ये बात उन लोगों को समझनी चाहिए जो वैक्सीन का हलाल सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। लेकिन फिर भी देश में किस तरह से बहस चल रही है, यह हम आपको दिखाते हैं। लोगों के मन में आपने ये भरा कि इस चीन से वैक्सीन में चर्बी हो सकती है। नहीं, हिंदुस्तान तो चीन से ले नहीं रहा वैक्सीन। अवेयरनेस के लिए है, वो तो अवेयरनेस के लिए था ना, वो तो अवेयरनेस के लिए था, वो तो जानकारी के, वो तो बेदारी के लिए था कि ताकि तुम तैयार रहो, कहीं तुम्हारे दीन को भ्रष्ट करने के लिए कोशिश ना करें। मोहसिन रजा ये कह रहे हैं कि मुफ्ती पहले तय करेंगे वैक्सीन हराम है या हलाल है, उसके बाद वैक्सीन लगवाइए। हमारा सवाल है कि वैक्सीन लगानी है या नहीं, ये मौलाना या मुफ्ती तय करेंगे या डॉक्टर तय करेंगे? ये डॉक्टर तय करेंगे। शरीयत ने इसकी पूरी इजाजत दी हुई है, और ये पता नहीं कौन सी जगह से दीन पढ़कर आ रहे हैं। इस तरह के कुछ चंद ठेकेदार जो हैं वो परेशान कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हमारे ऊपर सवाल उठते हैं। और ये जो बात कह रहे हैं कि दीन में जान से बढ़कर मजहब भी नहीं है। मजहब तभी है जब जान है, क्योंकि मजहब ने इजाजत दी हुई है कि पहले जान बचाने के लिए अगर आपको कुछ भी करना है तो अगर डॉक्टर ने तय कर दिया है, शराब तय कर दी है डॉक्टर ने, तो शराब पिएंगे। मौली साहब कुछ कहते रह जाएं, मौली साहब की कोई हैसियत नहीं है, मौली साहब उसमें नहीं रोक सकते। मौली साहब आप डॉक्टर नहीं हैं, आप वही बात कर सकते हैं जितना आपने पढ़ा है, और आपसे ज्यादा हमने पढ़ा है, और आप जैसे लोगों के लिए जरूरी हो गया है। अरे बात सुनिए पहले, खाली दाढ़ी मूछे रख लेने से आप लोग जो ड्रामा करते हैं, जिसकी वजह से पूरे मुसलमानों पर सवाल उठते हैं, क्यों तमाशा करते हैं बैठकर आप लोग? आपको बता दें, अगर ऐसे ही आप लोग दुकानें चलाते रहेंगे फतवा फैक्ट्री की, तो इसके लिए भी हम कानून बनवा देंगे। हिंदुस्तान में संविधान है, आपकी दुकानें बंद करने के लिए कानून ले आएंगे हम, क्योंकि आपके फतवों से नहीं चलेगा देश।
हम इंसानों की जान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनकी जान हलाकत में डालने की बात कर रहे हैं। गलत बात करते हैं आप लोग सब। आप जैसे मौलवियों ने तमाम मुसलमानों को दुनिया में बदनाम किया हुआ है। आप जैसे इस पर आप बहस कर रहे हैं। आप इस पर क्यों बहस करने के लिए आ गए? तो फिर आप इस पर बहस कैसे कर रहे हैं? आप कौन होते हैं? आप मुसलमानों के ठेकेदार हैं क्या? आपको कौन किसने हक दिया? आप कौन है? अरे आप हमें ना बताइए, हमें आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप हमारे इस्लाम और हमारे दीन के मुहाफिज नहीं है। आके दुकान बना के बैठ गए हैं। अलिफ से बेपता नहीं है, कुरान के बारे में जानते नहीं है, तमाशा बनाकर बैठे हुए हैं। चुप रहिए बिल्कुल भी। आपको कुछ नहीं मालूम है। आप जैसे लोगों ने बहुत गुमराह किया है कौम को। हमें पूरा दीन पता है, हमें ना बताइए आप। हमें अल्लाह का दीन पता है, हमें मुल्ला के दीन से नहीं लेना देना कुछ। आप अपने घर जाइए, अपना काम करिए। डॉक्टर ने तय कर दिया है वैक्सीन, तो डॉक्टर की बात मानी जाएगी। हमें इंसानी जानों को बचाना है। हमें इंसानी जानों को बचाने के लिए अभी आप कह रहे थे, आप क्या पता है आपको? कुछ नहीं पता है मौलाना फैयाज बरकती, आपको कुछ नहीं पता है। आप इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। आप खाली सूरत शक्ल के मुसलमान बन के बैठे हैं। आप सिर्फ सूरत और शक्ल के मुसलमान बन के बैठे हैं। आपको मजहब के बारे में अपने कुछ नहीं पता है। और आपकी वजह से तमाम हमारे मौलानाओं पर सवाल उठते हैं। तमाम हमारे आलिम दीन पर सवाल आप जैसे लोगों की वजह से उठते हैं। आपको कुछ नहीं पता है। सुनिए, आप ठेकेदारी मत करिए। अब सोचिए कि जिस महामारी से दुनिया में 17 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी, भारत में करीब 1.5 लाख लोगों की जान चली गई है, उसमें भी जान बचाने वाली वैक्सीन पर धार्मिक विवाद किया जा रहा है। खुद इंडोनेशिया, जहां यह विवाद शुरू हुआ, वो दक्षिण पूर्व एशिया में कोरोना का हॉटस्पॉट है। वहां पर 20,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, फिर भी लोगों को जान की परवाह नहीं है। चिंता इस बात की है कि वैक्सीन हलाल है या हराम। ये विवाद कैसे इंडोनेशिया में शुरू हुआ, दवा कंपनियों ने क्या सफाई दी, वो जेलेटिन क्या होता है जिसको लेकर सवाल उठाए गए हैं, ये सब हम आपको बताते हैं। कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल हलाल है या हराम, ये बहस इंडोनेशिया से तब शुरू हुई जब वहां की सरकार चीन से वैक्सीन की डील फाइनल कर रही थी और साथ में वहां के मौलाना ये चेक कर रहे थे कि जो वैक्सीन आ रही है वो इस्लामिक नियमों के मुताबिक सही है या नहीं। इंडोनेशिया की सरकार ने चीन की सिनोवैक कंपनी से 30 लाख वैक्सीन डोज खरीदे, लेकिन इसी बीच वहां की उलेमा काउंसिल ने वैक्सीन के लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए कह दिया, क्योंकि उन्हें संदेह है कि वैक्सीन में पोर्क प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया गया, जिसकी इस्लाम में मनाही है। इंडोनेशिया से उठा ये मामला मलेशिया भी पहुंच गया, जो उसी की तरह का मुस्लिम बहुल देश है, और वहां पर भी चीन की सिनोवैक और अमेरिका की फाइजर से कोरोना वैक्सीन खरीदने के ऑर्डर दिए गए। मलेशिया के भी कई मुस्लिम संगठनों और उलेमाओं के बीच वैक्सीन के हलाल और हराम पर बड़ी चर्चा हुई। इसके बाद इस बहस में फाइजर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका जैसी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को सामने आना पड़ा और ये कहना पड़ा कि उनकी कोविड वैक्सीन में पोर्क प्रोडक्ट यानी सुअर की किसी भी अंश का इस्तेमाल नहीं हुआ। फिर भी इंडोनेशिया, मलेशिया और अब भारत में भी कुछ मुस्लिम संगठन वैक्सीन पर संदेह कर रहे हैं। लेकिन ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए उसके स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के लिए बड़े पैमाने पर पोर्क प्रोडक्ट से बने जिलेटिन का भरपूर इस्तेमाल होता है। अगर कोरोना वैक्सीन में सुअर की चर्बी है तो वो मुसलमानों के लिए उनकी ईमान से टकराव होगा, लिहाजा ICMR को इसकी खुली वजाहत करनी चाहिए कि इसमें है या नहीं है। अगर है तो मुसलमानों के लिए ये हराम शय का इस्तेमाल करना होगा। ये वो मानसिकता है जब हमारे देश में आज़ादी के समय, आज़ादी से पहले जब युद्ध हो रहा था तो उस समय दुष्प्रचार किया गया कि साहब इस गोलियों में जो है वो सुअर की सब्जी है या गाय की चर्बी है, उससे करके बगावत करके माहौल पैदा करने को। ये शुद्ध रूप से लोगों की सेहत और सलामती के लिए है वैक्सीन, और जो लोग भी दुष्प्रचार कर रहे हैं वो लोगों की सेहत, सलामती और दुनिया की बेहतरी के दुश्मन हैं। इस जिलेटिन को लेकर ही मुस्लिम समुदाय में सवाल उठते हैं कि क्या इसका इस्तेमाल इस्लामिक नियमों के मुताबिक सही है। कई लोग गलत बताते हैं तो कई इस तर्क को सही बताते हैं कि पोर्क जिलेटिन का इस्तेमाल खाने के लिए नहीं बल्कि दवा के लिए किया जा रहा है और जान बचाना ज्यादा जरूरी है। यही बात यूएई की फतवा काउंसिल ने कही है। वैसे ये पुरानी बहस है, पहले भी कई दवा कंपनियों ने इस पर विकल्प भी ढूंढने की कोशिश की और जिलेटिन फ्री सर्टिफाइड वैक्सीन तैयार की,
लेकिन इस वक्त दुनिया में कोविड वैक्सीन की जिस तरह से डिमांड है और जैसी लिमिटेड सप्लाई है, उसमें पहली कोशिश ये है कि वैक्सीन जल्द से जल्द पहुंचाई जाए और लोगों की जान बचाई जाए। आज तक ब्यूरो। मुस्लिम देशों में वैक्सीन का विरोध नई बात नहीं है। कट्टरपंथी और धर्म के ठेकेदार अक्सर वहां ऐसा करते रहे हैं, लेकिन इंडोनेशिया जैसे देश जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, करीब 22.5 करोड़ मुस्लिम वहां रहते हैं, वहां पर इस तरह का विरोध बहुत भारी पड़ता है। हम आपको 2018 का एक उदाहरण बताते हैं। 2018 में इंडोनेशिया की उलेमा काउंसिल ने मीजल्स और रूबेला वैक्सीन को जेलेटिन की वजह से हराम घोषित कर दिया। इसके बाद वहां मुस्लिम संगठन और नेता बच्चों को टीके न लगवाने के लिए लोगों से कहने लगे। इसका नतीजा यह हुआ कि इंडोनेशिया में मीजल्स के मामले अचानक बढ़ गए और इन मामले में सबसे ज्यादा तेजी दिखाने वाला तीसरा देश इंडोनेशिया बन गया। जब ये मामले अचानक बढ़े तो बाद में उलेमाओं ने वैक्सीन के खिलाफ फतवा वापस लिया। अब मलेशिया में भी इसी तरह की सोच दिखी है। वहां पर वैक्सीन के हलाल सर्टिफिकेट की चिंता मुस्लिम परिवारों को रहती है। जुर्माने और जेल वाले ऐसे कानून बनाने पड़े कि लोग अपने बच्चों को टीका लगवाएं। पाकिस्तान में पोलियो के टीके पर बहुत भ्रम है। वहां पर धार्मिक सोच से बच्चों को पोलियो का टीका लोग नहीं लगवाते। वहां पर भी परिवार वालों को जेल जाने का डर दिखाकर पोलियो का टीका किसी तरह लगवाया जाता है। कई देशों में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद दुनिया अपने पुराने रूप में लौटने की कोशिश कर ही रही थी कि कोरोना वायरस ने अपना रूप बदलकर अटैक कर दिया। हम बात कर रहे हैं कोरोना के नए स्ट्रेन्स की, जो पहले से ज्यादा तेजी से फैलते हैं और लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। कुछ दिन पहले ब्रिटेन में कोरोना के 70% तक ज्यादा संक्रामक स्ट्रेन की पुष्टि हुई थी। अब ब्रिटेन में ही उससे भी ज्यादा संक्रामक एक और नए स्ट्रेन के केस सामने आ गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह नया स्ट्रेन कितना खतरनाक है और कोरोना की जो वैक्सीन बनाई गई है, क्या वो वायरस के इन नए स्ट्रेन्स पर कारगर साबित होंगी? कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने ब्रिटेन को इतना स्ट्रेस दिया कि क्रिसमस के मौके पर लंदन वीरान और सुनसान हो गया। नया स्ट्रेन पुराने वाले से 70% से ज्यादा आक्रामक है, जिसका असर ब्रिटेन में कोरोना केसेस के आंकड़े भी बयान कर रहे हैं। 23 दिसंबर को ब्रिटेन में 24 घंटे में 39,237 नए केस आए, जो एक दिन में आए सबसे ज्यादा नए केस हैं। इसके अलावा 24 घंटे में 744 लोगों की मौत हुई, जो ब्रिटेन में अब तक एक दिन में मौतों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिसंबर महीने में ब्रिटेन में सबसे ज्यादा केस नए स्ट्रेन के ही आए हैं। We've seen case rates rise in some of the places close to. हम देख रहे हैं कि उन जगहों पर केस ज्यादा आ रहे हैं जहां प्रतिबंध लगे हैं, जैसे ईस्ट एंग्लिया, जहां कोविड वायरस के नए वेरिएंट का इन्फेक्शन है, वहां केस तेजी से बढ़ रहे हैं। Rates rise sharply. नया स्ट्रेन मिलने के बाद दुनिया के कई देशों ने ब्रिटेन पर दोबारा से यात्रा प्रतिबंध लगा दिए थे और दुनिया नए स्ट्रेन को समझने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी मंगलवार को ब्रिटेन में ही एक और नया और पावरफुल स्ट्रेन सामने आ गया। पहला स्ट्रेन 70% तक ज्यादा आक्रामक था। अब जो स्ट्रेन मिला है वो उससे भी ज्यादा संक्रामक है। ब्रिटेन में जो 2 लोग इस नए स्ट्रेन से प्रभावित पाए गए हैं, वो हाल में ही दक्षिण अफ्रीका से ब्रिटेन लौटे थे। माना जा रहा है कि सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में ही नया स्ट्रेन मिला है। ब्रिटेन वाला कोरोना स्ट्रेन अगर सुपर स्प्रेडर है, तो दक्षिण अफ्रीका वाला स्ट्रेन तो उससे भी कई गुना आगे है। वायरस का नया वेरिएंट ज्यादा चिंताजनक है क्योंकि ये ज्यादा संक्रामक है। पहले वायरस का जो नया म्यूटेशन ब्रिटेन में मिला था, ये उससे अलग वेरिएंट है। इन दोनों नए स्ट्रेन के बारे में अभी तक जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक दोनों स्ट्रेन में N51Y नाम का म्यूटेशन यानी रूपांतरण हुआ है, जो शरीर की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। दक्षिण अफ्रीका में मिला नया स्ट्रेन ब्रिटेन में मिले नए स्ट्रेन से मिलता जुलता है। दक्षिण अफ्रीका में मिला स्ट्रेन कितना संक्रामक है ये पता नहीं लगा है, लेकिन ये ब्रिटेन में मिले स्ट्रेन से ज्यादा संक्रामक है। दोनों स्ट्रेन पुराने स्ट्रेन से ज्यादा संक्रामक है, जिसकी वजह से युवा और स्वस्थ लोग भी बुरी तरह बीमार पड़ रहे हैं। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन आने से दक्षिण अफ्रीका में भी अब कोरोना तेजी से फैलने लगा है।
देश के कई हिस्सों को इसने बुरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया है। The new variant in the UK, which we've identified, is very different to the variant. जो ब्रिटेन में वायरस का वेरिएंट मिला है वो साउथ अफ्रीका के वेरिएंट से काफी अलग है। ये अलग म्यूटेशन वाला है। ये दोनों म्यूटेशन काफी संक्रामक हैं। यूके के वेरिएंट के बारे में हम ज्यादा गहराई से अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन साउथ अफ्रीकन वेरिएंट के बारे में अभी हम परीक्षण कर रहे हैं। Introducing to ensure that we quarantine people who are coming in from South Africa. पुराने स्ट्रेन के मुकाबले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन सुपर स्प्रेडर जरूर हैं, लेकिन खतरनाक नहीं, जो सुकून की बात है। दरअसल नए स्ट्रेन तेजी से फैलते जरूर हैं, लेकिन इनमें लोगों को बीमार करने की क्षमता ज्यादा नहीं है, और जो वैक्सीन बने हैं वो नए स्ट्रेन पर पूरी तरह से कारगर होंगे। डरना नहीं चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जरूर ये है कि ये जो नया स्ट्रेन है जो पहले सितंबर में देखा गया और जब ब्रिटेन में ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्शंस कर रहा है, ये 70% ज्यादा ट्रांसमिट होता है, पर इसके जो सिम्टम्स होते हैं, कोर्स ऑफ इलनेस जो है, जैसे ये बीमारी हो जाती है किसी को और जैसे बढ़ती है, इसमें ज्यादा खतरनाक ऐसी चीज नहीं पाई गई है कि सिम्टम्स वही रहेंगे, जो तकलीफ होगी, जो सांस लेने में तकलीफ होगी, जो बुखार होगा, जो सिम्टम्स होंगे, वो वैसे ही तरह के पाए जा रहे हैं जैसे पहले की स्ट्रेन्स में थे। तो ज्यादा मरने की आशंका, नहीं तो सीरियस इलनेस या बहुत ज्यादा बीमार होने की आशंका इसमें नहीं है। इसीलिए ट्रांसमिशन ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा आएगा हेल्थ सिस्टम पे अगर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो। सो पब्लिक हेल्थ के लिए थोड़ा सा वार्निंग सिग्नल है, पर प्रिकॉशन लेंगे, टेस्टिंग करेंगे, ट्रेसिंग करेंगे तो ज्यादा खतरनाक वायरस नहीं है। नए स्ट्रेन मिलने के बाद दुनिया में पैनिक है। भारत समेत दुनिया के कई देशों ने एक बार फिर से ब्रिटेन से दूरी बनानी शुरू कर दी है। ब्रिटेन में भी नए स्ट्रेन से क्रिसमस के रंग में भंग पड़ गया है, जिसे आज तक ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है। इस वक्त मैं जिस शॉपिंग मॉल में खड़ी हूँ वो हीथ्रो एयरपोर्ट से बहुत दूर नहीं, लेकिन आप देखें ना सिर्फ ये शॉपिंग मॉल शांत है, अमूमन जो शॉप्स हैं आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे, गाड़ियाँ तो आपको दिखेंगी लेकिन बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे मौजूद नहीं है, शांत है बिल्कुल माहौल। क्रिसमस के कुछ दिनों पहले तक तो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त माहौल रहता है और साथ ही आसमान भी शांत है। यहाँ पर प्लेन्स आते जाते रहते हैं, लेकिन दोनों ही नहीं है। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के मिलने की वजह से बहुत से देशों ने, भारत ने तो करा ही है बैन, लास्ट मिनट शॉपिंग के साथ साथ हम जैसे लोग जो लास्ट मिनट भारत जाते हैं दिसंबर के महीने में, वो लोग वहाँ नहीं जा पाएंगे। तो ना सिर्फ यहाँ लोग अपने अपनों से नहीं मिल पाएंगे, दूर देश में जाके अपने अपनों से नहीं मिल पाएंगे, बल्कि यहाँ रहते हुए भी क्रिसमस मनाना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये कतारें बढ़ती जा रही हैं यहाँ शॉप्स में और साथ ही में दिल में जो क्रिसमस की उमंग थी वो घटती जा रही है। लवीना टंडन, आज तक, लंदन। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर जो दो बातें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, उनमें पहली बात तो यह है कि हर वायरस की तरह कोरोना वायरस में भी बदलाव आना एक सामान्य प्रक्रिया है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि विशेषज्ञों ने भरोसा दिया है कि कोरोना वैक्सीन नए स्ट्रेन पर काम कर सकेगी, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन नए स्ट्रेन को लेकर बेफिक्र भी नहीं होना है और यह भी नहीं भूलना है कि नए स्ट्रेन सुपर स्प्रेडर है, यानी पहले से ज्यादा तेजी से फैलते हैं। इसीलिए जरूरी है कि नए स्ट्रेन्स को फैलने से रोका जाए। नए स्ट्रेन्स की पुष्टि होने के बाद ब्रिटेन में लंदन समेत कई शहरों में दोबारा से कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं, जिसका असर क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर भी पड़ा है। ब्रिटेन की सरकार ने पहले क्रिसमस के दौरान कोरोना पाबंदियों में छूट देने की घोषणा कर दी थी, लेकिन अब इसे कम करके सिर्फ 1 दिन कर दिया गया है, जिसकी वजह से लंदन की सड़कें सुनसान पड़ी हैं, हर तरफ खामोशी है। ब्रिटेन में नए स्ट्रेन की पुष्टि होने के बाद दुनिया के कम से कम 50 देशों ने ब्रिटेन की यात्रा पर एक बार फिर बैन लगा दिया है। भारत सरकार ने भी 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ब्रिटेन से आने जाने वाले सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। हालांकि इससे पहले ही ब्रिटेन से आए सैकड़ों नागरिक देश के अलग अलग राज्यों में पहुंच चुके हैं। भारत सरकार ने ब्रिटेन से आने वाले सभी यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट को अनिवार्य किया था, जिसके बाद कई यात्री ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें से एक महिला यात्री नए स्ट्रेन से संक्रमित पाई गई है, यानी ब्रिटेन से यात्रा करके नया स्ट्रेन भारत पहुंच चुका है। लेकिन भारत सरकार का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में है। कितने कंट्रोल में है ये इस रिपोर्ट में देखिए। अभी ये सब इमेजिनरी सिचुएशंस, इमेजिनरी बातें, इमेजिनरी पैनिक, इन सब के अंदर आप अपने आप को मत उलझाइए।
देश के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का डर इमेजिनरी यानी काल्पनिक है, लेकिन ये काल्पनिक डर अब डराने वाली हकीकत बन चुका है। भारत में एक महिला कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित पाई गई है। आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री की निवासी महिला 21 दिसंबर को ब्रिटेन से लौटी थी, जिनका दिल्ली एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट किया गया था, जिसमें वो कोरोना के नए स्ट्रेन के रूप में पॉजिटिव पाई गईं। भारत में 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ब्रिटेन से आने जाने वाली फ्लाइट्स पर बैन लगा दिया गया था। उससे पहले केंद्र सरकार ने ब्रिटेन से लौटे पैसेंजर्स के लिए गाइडलाइंस भी जारी की थी, जिनमें कहा गया था कि ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों का एयरपोर्ट पर उतरते ही RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। मंगलवार रात तक दिल्ली एयरपोर्ट पर ब्रिटेन से लौटे 984 यात्रियों की जांच की गई है, जिसमें 11 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन असली हड़कंप तब मच गया जब दिल्ली एयरपोर्ट से 5 यात्री चकमा देकर भाग निकले। शायद उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के इमेजिनरी पैनिक ना करने वाली बात को सीरियसली ले लिया था। मैंने अभी सुबह अखबार में ही देखा है कि ऐसा हुआ है। अब देखिएगा, बाई एयर UK से आए और दूसरी फ्लाइट पकड़ के गए, तो फ्लाइट का तो सारा एरिया उन्हीं के हाथ में है और सिक्योरिटी सिस्टम जो भी है वहाँ का, तो पॉजिटिव आने के बाद मुझे लगता है उनको मूव तो नहीं करना चाहिए। माना कि यह हकीकत है कि नया स्ट्रेन ज्यादा गंभीर बीमार नहीं करता, लेकिन हकीकत यह भी है कि जिस भारत में पुराने स्ट्रेन को लेकर ही लोगों के मन में डर बेहद कम बचा रह गया है, वहाँ नया सुपर स्प्रेडर स्ट्रेन बहुत तेजी से फैल सकता है। और ये डर काल्पनिक नहीं है कि ब्रिटेन से लौटे आधे से ज्यादा यात्री नए स्ट्रेन से संक्रमित हों। जानकार इसकी वजह बताते हैं। UK passengers that came yesterday or something, there are some 20 odd have been found positive among them. So that means currently this strain is something like 60% of this variant in the positives in the UK. So by that calculation, if you see, it's very likely that out of these 20, half of them may be the new variant. यानी कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से डरना जरूरी है, क्योंकि कभी-कभी डर अच्छा होता है। इसीलिए नए स्ट्रेन की जानकारी मिलने के बाद महाराष्ट्र, राजस्थान समेत कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू जैसे एहतियाती कदम उठाए हैं। 5 जनवरी तक ये नाइट कर्फ्यू रहेगा। पहले नाइट कर्फ्यू के मौके पर कई जगह पर नाकाबंदी देखी गई। साथ ही जो इम्पोर्टेंट पब्लिक प्लेसेस है, जैसे बैंड स्टैंड, मरीन ड्राइव, जूहू चौपाटी, वहाँ पर पुलिस की नाइट पेट्रोलिंग की गई। जो लोग वहाँ पर आ रहे थे उनको घरों पे जाने की अपील की गई। साथ ही 11 बजे से पहले होटल्स, रेस्टोरेंट्स और पब्स को बंद कराया गया। अब जो लोग की जो फ्लाइट्स है वो नाइट कर्फ्यू के समय पर है, उनको ट्रैवलिंग करने पर से छूट दी गई है। साथ ही अगर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो कल UK से 590 यात्री आए, जिनमें से 300 यात्रियों को होटल में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भेज दिया गया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कोरोना अभी गया नहीं है, बल्कि नए रूप में सामने आ गया है और इसने भारत समेत पूरी दुनिया को नई परेशानी में डाल दिया है। और ये परेशानी काल्पनिक नहीं है। आज तक ब्यूरो। ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर आशंकाएं जरूर हैं, लेकिन सरकार और वैक्सीन बनाने वाली दवा कंपनियां भरोसा जता रही हैं कि नए स्ट्रेन से उनके वैक्सीनेशन प्लान पर असर नहीं पड़ने वाला। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैंकॉक के साथ वर्चुअल बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार नया स्ट्रेन भले ज्यादा तेजी से फैलता हो, लेकिन RT-PCR टेस्ट से इसकी जांच हो सकती है और सभी मौजूदा वैक्सीन नए वेरिएंट से बचाव में कारगर है। इससे पहले फाइजर के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन बनाने वाली बायोएनटेक ने भी कहा कि उनकी वैक्सीन ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन पर भी असरदार है। हालांकि कंपनी ने यह भी कहा कि वायरस के स्ट्रेन पर अधिक जानकारी मिल जाएगी तो वैक्सीन को एडजस्ट करने में 6 हफ्ते लगेंगे। जबकि वैक्सीन बनाने वाली मॉडर्ना ने कहा कि हम कोविड-19 के नए वेरिएंट पर जांच कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोरोना वैक्सीन की एंटीबॉडीज की जो रेंज है उससे हमें भरोसा है कि यह नए स्ट्रेन पर भी असरकारक होगी। इस बीच पूरे देश में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां जोरों पर हैं। महाराष्ट्र सरकार की ओर से दावा है कि वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए 16,000 मेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। तमिलनाडु में वैक्सीनेशन के लिए 21,000 मेडिकल स्टाफ को ट्रेनिंग दे दी गई है। राज्य में वैक्सीनेशन के लिए 46,000 सेंटर की पहचान हुई है। दिल्ली सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव चलाने का ब्लूप्रिंट सामने रखा है।
दिल्ली सरकार के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर जिन 51 लाख लोगों को दिल्ली में कोरोना वैक्सीन लगनी है, उनके लिए वैक्सीन की डिलीवरी लेने और स्टोर करने से लेकर वैक्सीनेशन करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। दिल्ली में जिन 51 लाख लोगों को सबसे पहले वैक्सीन लगनी है, उनमें 3 लाख स्वास्थ्य कर्मी, 6 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स और 42 लाख 50 साल से ऊपर या बीमार लोग हैं। दिल्ली में अभी 72 लाख डोज की स्टोरेज क्षमता है, लेकिन दिल्ली सरकार के अनुसार एक हफ्ते के भीतर 1 करोड़ 15 लाख डोज स्टोर करने की क्षमता बढ़ा ली जाएगी। दिल्ली सरकार के अनुसार अगर वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट होते हैं तो उससे निपटने की तैयारी भी हो चुकी है। कोरोना को लेकर लापरवाही का माहौल बिल्कुल नहीं बन सकता, खासकर तब जब वैक्सीन की अभी सिर्फ तैयारी चल रही है, आई नहीं है हिंदुस्तान, और साथ ही एक नया स्ट्रेन भी सामने है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।